नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सब लोग। तो बच्चों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर विलियन का हमारा लास्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, यानी विलियन में हमने बहुत सारी चीजें जान ली और समझ ली। तो अब बारी आ रही है हमारे असामान्य मोलर मास की। अब असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या होता है, सबसे पहले तो हम इसे ही जानेंगे। तो इसे जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा पता होना चाहिए कि असामान्य मोलर द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। देखो बच्चों, हमने 4 तरह के अलग अलग अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े, बिल्कुल पढ़े। क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हमने पढ़ा हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब। ये चारों अणु संख्यक गुणधर्म, यानी वो गुणधर्म जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि विलय या विलायक की प्रकृति पर, यानी किस पर निर्भर कर रहे हैं, उनके अणुओं की संख्या पर। अब देखो, एक ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित या सामान्य मान की तुलना में निम्न या उच्च होता है, यानी कि हमने सोचा कुछ और बच्चों निकला कुछ और। ठीक है, हमने सोचा था, हमने इसको वैल्यू निकाल ली, कैलकुलेट कर दिया, यही सही मान हुआ, लेकिन वाकई में वो मान सही नहीं था। क्यों नहीं था वो हम जानेंगे इसमें। ठीक है, तो ऐसा द्रव्यमान जो कि सामान्य की तुलना में या अनुमानित की तुलना में या तो कम था या फिर ज्यादा था। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट किया गया, इसको कैलकुलेट किया इस तरह से, सामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है, प्रेक्षित अणु संख्यक गुण बटे में असामान्य मोलर द्रव्यमान, और यहाँ पर हमने रखा क्या, परिकलित अणु संख्यक गुण। अब ये सब चीजें क्या है, सब ऊपर से जारी होंगी, बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी समझाया नहीं मैंने ठीक से। देखिए, प्रेक्षित अणु संख्यक गुण यानी कि जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, गणना करी, और परिकलित अणु संख्यक गुण जो कि हमने प्रैक्टिकली निकाला, है ना। अब यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात, जो डिफरेंस है, वही हमारा क्या है, यहाँ पर हम इसको निकालेंगे और जानेंगे कैसे। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान और असामान्य मोलर द्रव्यमान कि क्या मतलब हुआ, जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी हमारे अकॉर्डिंग तो वह सही थी, तो हमने उसको नाम दिया सामान्य मोलर द्रव्यमान। जब प्रैक्टिकली हमने देखा तो वो अलग थी, तो उसको बोला जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। समझ रहे हो मेरी बात को, यानी कि 2 तरह का मोलर द्रव्यमान हो गया, असामान्य और सामान्य। सामान्य मतलब जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, और असामान्य की जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो वैल्यू कुछ और ही थी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, यानी कि अनुमानित और सामान्य की तुलना में, अनुमानित और सामान्य की तुलना में या तो मान ज्यादा होगा या मान कम होगा, उसे ही कहा जाता है असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू कैसे आई इसको भी हम जानेंगे। देखो, हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे पास में हमने 4 अणु संख्यक गुणधर्म पढ़े। ठीक है, क्या गुणधर्म पढ़ा हमने फर्स्ट पढ़ा था बच्चों, वो क्या था हमारा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो क्या था, डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा था हमारा क्वथनांक में उन्नयन, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM यानी मोलैलिटी। ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। थर्ड और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, तीसरा हमने पढ़ा था हिमांक में अवनमन, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। ठीक है, फिर हमने देखा था परासरण दाब 4 नंबर, यानी कि पाई इज इक्वल टू CRT। अब देखो, ये चारों फॉर्मूलों में जब हमने मान रखा उसे कहा जाता है प्रेक्षित अणु संख्यक, यानी कि प्रेक्षित मान था हमारा, सामान्य मोलर द्रव्यमान था। ठीक है, इन सामान्य मोलर द्रव्यमान की वैल्यू जब हमने इसको परिकलित किया, क्या किया, इसको परिकलित किया, तो परिकलित करने पर, यहाँ पर परिकलित करने पर हमारा जो कैसा आया, असामान्य, कैसा आया,
असामान्य, यानी कि हमने कैलकुलेट करी थी तो वैल्यू कुछ और थी और जब प्रैक्टिकली हमने किया तो वैल्यू कुछ और आई। तो ये जो अलग वैल्यू आई इसे ही कहा गया असामान्य मोलर द्रव्यमान। समझ गए मेरी बात को? यानी कि ये जो चारों वैल्यूज हमने देखी अणु संख्या गुणधर्म की, चार अलग अलग तरह से हमने मान निकाले और जब क्वेश्चन आया हमने मतलब इसको सॉल्व किया तो हमारा मान कुछ और आ रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली लैब में ये सब प्रैक्टिकल किए गए तो वहां पर इनके मान अलग आ रहे थे। इसका क्या कारण और क्या रीजन हो सकता था या हुआ वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं इसमें, यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान हमने देखा कि अलग अलग वैल्यू अलग अलग मान आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या लिया, सबसे पहले NaCl लिया, पहला एग्जांपल हमने लिया NaCl। ठीक है, अब जब NaCl लिया तो बच्चों NaCl जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। कैसे हुआ? यानी कि जब NaCl को पानी में मिलाते हैं हम क्या कर रहे हैं, द्रव में ठोस को ही तो मिला रहे हैं, वही तो चीज हम बढ़ रहे हैं, है ना। अब देखो जब इसको मिलाया गया तो ये क्या बन गया, Na+ एंड देन Cl-। ठीक है, इस तरह से पहले तो ये क्या था, सिंपल एक अणु था। ठीक है, अब कितने में बट गया, 1+1 यानी कि कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2, यानी कणों की संख्या इसमें बढ़ गई। भाई पहले हमने NaCl डाला तो 1 था, है ना, बाद में ये क्या हो गया, ये दो तरह से विभाजित हो गया आयनों में, Na+ और Cl- में, तो 1+1 यानी टोटल जो हमारे अणुओं की संख्या थी वो तो बदल गई। ठीक है, अब देखो इस तरह से कोई भी कण जब टूट जाता है ना, जैसे कि दूसरा एग्जांपल एक और मैं बता देती हूँ, जैसे AlCl3 ये क्या हुआ, पहले एक है ना, अब किस में हो जाएगा ये Al3+ 3Cl-, यानी कितना था, पहले एक AlCl3, यहाँ पर एक Al और क्लोरीन के कितने हो गए, 3, यानी टोटल कितना हो गया, 4। ठीक है, तो इस तरह से जो कण है, जो ठोस है वो विभाजित हो गया। विभाजित हो गया मतलब इसका क्या हो गया, वियोजन। क्या हो गया, वियोजन। कैसा हो, क्या हो गया इसको, वियोजन। वियोजन। ठीक है, पहली बात। ठीक है, दूसरा केस, एक तो ये तो हमारी फर्स्ट थिंग हुई। सेकंड थिंग क्या हुआ, दूसरी बात क्या हुई, पहला तो क्या हुआ कि हमने देखा जो कण थे वो विभाजित होकर उनकी संख्या बढ़ गई। पहले जो एक था वो 2 हो गया, यहाँ पे एक था वो 4 हो गया। ठीक है, अब तो ये तो वाकई में गड़बड़ वाली बात है, तो फिर सामान्य मोलर द्रव्यमान कैसा आएगा, यानी कि कोई गड़बड़ हुई है वो किस वजह से हुई है, वो उसका कारण, उसका रीजन ये कि जो भी हमने ठोस डाला वो इस तरह से विभाजित हो गया, उसको बोलते हैं वियोजन। क्या बोलते हैं, वियोजन। ठीक है, दूसरा केस क्या देखा, अब जरूरी थोड़ी है कि सारे जो है वो कण जो है वो विभाजित ही हो, कुछ जो अलग भी हो सकता है ना हम, यानी कि कहने का मतलब है कुछ कण आपस में मिलकर के कुछ और भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3COOH है ना, इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH को जब हमने देखा तो यहाँ पर ये एक अकेला बनाता है, यानी क्या बनाएगा, ये बनाएगा इस तरह से CH3COOH और ये आपस में यहाँ पर इस दूसरे CH3COOH के साथ में इसने क्या बना ली, बंध बना लिया, यानी एक पूरा ये जो है यहाँ पे 2, तो ये पूरा का पूरा एक अणु बन गया। क्या बन गया, पूरा एक अणु, यानी कि यहाँ पे 2 थे, अब ये पूरा एक बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थे हमारे पास में, एक पूरा ये कण था। ठीक है, यानी ये संगुणित हो गया, यहाँ पे इसका क्या हो गया बच्चों, संगुणन। क्या हो गया, संगुणन। क्या हो गया, संगुणन। ठीक है, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये है पहले एक था, है ना, जैसे ये 2 CH3COOH टूट गया, सॉरी CH3COH जो है वो जुड़ गया, यानी पहले 2 CH3COH से पूरा मिलकर के इसने पूरा एक बना लिया। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल पहले कितना था, 2 था, अब कितना बन गया, 1 बन गया। ठीक है, यानी पूरा पहले 2 अणु थे इसके, अब
एक कण बन गया, पूरा एक अणु बन गया ये, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि दो तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है। पहली बात तो ये कि ये विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं वियोजन, यानी एक से ज्यादा ये कणों में टूट जाए। दूसरी बात ये क्या है, दूसरी बात हमने देखी कि यहाँ पर जो था यह क्या हुआ, दो कण हमने ली लेकिन ये आपस में जुड़ करके पूरा एक कण बन गया, यानी कि इसमें बॉन्डिंग हो गई और बॉन्डिंग होकर के पूरा ये एक कण यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर इस चीज को कैसे समझा जाए, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाए, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो मान में डिफरेंस आ रहा है, जो मान हम अनुमान लगा रहे थे, जो हम फॉर्मूले से निकाल रहे थे और जो मान हमने प्रैक्टिकली निकाला, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। उस डिफरेंस का कारण क्या है, यानी वो जो अंतर आ रहा है उस अंतर का रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जो कण है वो या तो वियोजित हो रहे हैं या फिर संगुणित हो रहे हैं, है ना। दो कारण हो रहा है, या तो क्या हो रहे हैं, वियोजित हो रहे हैं या फिर संगुणित हो रहे हैं। तो इस कारण की वजह से, यानी कि इनके वियोजन और संगुणन के कारण ही हमारे जो मान है वो अलग आ रहे हैं। अब इसको कैसे ठीक किया जाए, तो इसके लिए आता है हमारा सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट, क्या है, दैट इज वांट हाफ गुणांक, ठीक है। वांट हाफ गुणांक क्या है, वांट हाफ गुणांक जो है उसको आई से प्रदर्शित करते हैं और उसको कैसे लिखा गया, संगुणन या वियोजन के पश्चात कणों की संख्या या कणों के कुल मोल बटे में संगुणन और वियोजन के पहले यानी पूर्व के कुल मोलों या कुल कणों की संख्या, यानी कि या तो संगुणन होगा या वियोजन होगा, दो ही चीजें होंगी, ठीक है। संगुणन और वियोजन के बाद के जो कण हैं अनुपात में पहले जो कण है उनको रख दो, उसको प्रदर्शित किया गया आई से, दैट इज वांट हाफ गुणांक। क्या बोलते हैं, वांट हाफ गुणांक, ठीक है। तो वियोजन या संगुणन के बाद के कुल कणों की संख्या बटे में संगुणन और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, यानी कि आई बराबर ये वैल्यू रख दी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, संगुणन और वियोजन के बाद के कणों की संख्या या फिर पूर्व कणों की मोलों की संख्या, ठीक है। कैसे इसको समझेंगे, देखो, यानी आई बराबर ये संगुणन, ठीक है, संगुणन, आई बराबर संगुणन या वियोजन, वियोजन, ठीक है, के बाद के पश्चात, ये के पश्चात, ये ध्यान रखना, ठीक है, के पश्चात बटे में यहाँ पे क्या रखा हमने, या फिर संगुणन, संगुणन या वियोजन के पूर्व, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं बच्चों, या तो संगुणन और वियोजन के बाद या संगुणन और वियोजन के पूर्व, किसकी संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है, मोलों की संख्या। तो उससे हमें क्या निकल जाएगा, उससे हमारे पास आई का मान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना संगुणन और वियोजन के बाद कणों की संख्या बढ़ी है या घटी है, जो भी है उसमें हमारे पास आई का मान आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम इस मान को लेकर के और कैसे हम आगे वैल्यू निकालेंगे वो हम जानेंगे, ठीक है। यानी आई का मान दैट इज वांट हाफ गुणांक कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, संगुणन और वियोजन के बाद में कणों की संख्या और संगुणन और वियोजन के पहले की संख्या कणों की कितनी है उसका अनुपात रख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, हम कैसे सॉल्व करेंगे वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले जो हमने एग्जांपल लिया, हमने क्या लिया, सबसे फर्स्ट हमारा NaCl, क्या लिया, NaCl, ठीक है। तो NaCl में क्या हो रहा है, Na प्लस एंड देन Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पर ये एक और ये 1 प्लस 1 यानी कि टोटल 2। अब देखो आई का मान यहाँ पर क्या हुआ, संगुणन और वियोजन, यहाँ क्या हो रहा है, वियोजन। तो वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात कितने कण आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, ये हमने क्या लिया, वियोजन के पश्चात बटे में वियोजन के पूर्व, ठीक है। तो वियोजन के पश्चात कितने आ रहे हैं हमारे पास, यहाँ पे आ रहे हैं 2, कितने आ रहे हैं 2, और वियोजन के पूर्व कितने हैं 1, ठीक है। तो टोटल हमारे लिए आई का मान यहाँ पर कितना निकल जाएगा, आई का मान निकल जाएगा मेरे लिए यहाँ पर 2, ठीक है।
तो आई का मान क्या आ रहा है मेरा यहाँ पर 2 आ रहा है। कणों की संख्या 1, बाद में कितनी है 2, 2/1 कितना हुआ 2। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल इसी तरह से एक और ले सकते हैं, जैसे AlCl3। AlCl3 के लिए ले, AlCl3 अभी भी मैंने बताया था Al3 प्लस 3Cl माइनस, यहाँ पर कितना है 1, कितना हो रहा है यहाँ पे 1, साथ में 3 के कण Cl के, तो टोटल कितना हुआ 4। तो I की वैल्यू कितनी हुई इसके लिए, I का मान क्या हुआ इसके लिए 4/1। ठीक है, ठीक इसीलिए सेम ये तो। नेक्स्ट CH3COH के लिए हमने कैसे निकाला था, ये हमारा CH3COH के 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर पूरा एक कण बन रहा है CH3COH एंड HCH3। ठीक है, पूरा एक, तो कितना हो रहा है ये 2, यहाँ पर पूरा 1, यानी कि I की वैल्यू इसके लिए कितनी आ जाएगी, इसके लिए आ जाएगी हमारी संगुणन वियोजन के पश्चात कितना है, यहाँ पे क्या हो रहा है संगुणन, तो 1/2, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा संगुणन जो भी मैंने बताया, और यहाँ दोनों में इनको इसमें क्या हो रहा है वियोजन। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से हमने किसके मान निकाले, इस तरह से हमने I के मान को निकाल लिया है। अब मान जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है उस वैल्यू को अब हम कैसे इक्वल करेंगे वो देखिए। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला वापेक्षिक दाब में अवनमन। ठीक है, यानी कि डेल्टा P, ठीक है, अपॉन P1 नॉट बराबर x2। तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, इस वॉन्ट ऑफ गुणांक से, I से। ठीक है, तो I से अगर वॉन्ट ऑफ गुणांक से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में वैल्यू सही आ जाएगी, यानी कि पहले I नहीं था तो वैल्यू हमारे पास कुछ अलग थी, अब I हमने रख दिया तो वो वैल्यू आ जाएगी जो प्रैक्टिकली हमने देखी। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है वियोजन हो गया है, क्या हो गया वियोजन। तो I का मान हम यहाँ रख देंगे वियोजन। तो मान लीजिए अगर मेरी पहले वैल्यू आ रही थी 30, अब यहाँ पर डबल आ रही है, वियोजन हो गया तो कितनी हो जाएगी 60। तो कहने का मीनिंग क्या है कि इस I से सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सेकंड दूसरा हमने क्या निकाला था क्वथनांक में उन्नयन, यानी डेल्टा TB इज इक्वल टू KBM, तो I से मल्टीप्लाई कर दो I KBM। ठीक है, सेम तीसरा हमारा हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू फिर I से मल्टीप्लाई कर दो I KFM। ठीक है, और इसी तरह से नंबर 4 हमारा क्या था, पाई बराबर CRT, तो I डॉट CRT, तो सबको हमने I से गुणा कर दिया और इस तरह से वॉन्ट ऑफ गुणांक से I से गुणा करने पर हमारे पास में सही मान आ गया। ठीक है, क्लियर। तो हम इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए हम इसको इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, यही देखा, ये डेल्टा P है, P1 नॉट माइनस P1 हमें पता है, ये x की वैल्यू है, मोलों की संख्या निकालते हैं तो I से मल्टीप्लाई कर दिया, KBM I से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट हिमांक का अवनमन, यहाँ पर I से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट विलयन का दैट इज पाई बराबर CRT, तो यहाँ पर भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ये कंसंट्रेशन की वैल्यू है हमारी N/V, हमें पता है C का कंसंट्रेशन का मान। ठीक है, तो यही मान हो गया हमारा। देखिए यहाँ पर पाई बराबर मैंने बताया था आपको CRT है ना, और C के लिए ये N2/V हमारा कंसंट्रेशन हो गया, इसको हमने I से मल्टीप्लाई कर दिया। ये P1 नॉट P हमारा क्या है डेल्टा P, ये क्या है डेल्टा P। ठीक है, तो इस तरह से ये जो चारों हमने वैल्यू निकाली है, चारों के चारों जो मान है इनको I से यानी वॉन्ट ऑफ गुणांक से जब गुणा किया तो हमारे पास में सही मान सही वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखो अब इम्पोर्टेंट बात और क्या है, देखो अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों की जो हम I का मान बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, तो I का मान अगर हमारे I का वॉन्ट ऑफ का मान बराबर 1 आ जाता है, दो केस हो सकते हैं इसके, 3 केस हो सकते हैं दो केस। पहला तो देखो फर्स्ट I बराबर अगर 1 होगा, ठीक है, I बराबर 1 होने का मतलब है ना तो यहाँ पर संगुणन हो रहा है ना ही वियोजन। ठीक है, इसका मतलब संगुणन ठीक है, और वियोजन। ठीक है,
ये दोनों ही नहीं है, संगुणन वियोजन ये दोनों नहीं होगा, दोनों नहीं हो रहे, दोनों नहीं हो रहे, यानी कि ना तो संगुणन हो रहा है और ना ही वियोजन हो रहा है। कब? जब i का मान हमारा 1 है, क्योंकि भाई जब i का मान हमारा 1 होगा तो i से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो चारों अणु संख्या गुणधर्म थे वो के वो ही रहेंगे, क्योंकि i बराबर 1 है ना। i बराबर अगर 1 रखूंगी तो उस केस में जो चारों वैल्यू हमने निकाली है, चार जो अणु संख्या गुणधर्म हमने निकाले, उसमें i बराबर 1 रखने पर वही वैल्यू आ जाएगी एज इट इज ज्योति। दैट मीन्स अगर i बराबर 1 है तो संगुणन और वियोजन दोनों ही नहीं हो रहे हैं उस केस में। एग्जांपल देख सकते हैं इसका, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के लिए i का मान बराबर 1 ही रहता है, क्योंकि ना तो इसका संगुणन होता है ना ही वियोजन। ठीक है, अब देखो दूसरा केस क्या है। सेकंड केस ये है कि i का मान जो है वो 1 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब 1 के बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो कंडीशन ये होती है, तो i का मान या तो ज्यादा होगा किससे, 1 से, ठीक है, या फिर i का मान जो है वो कम होगा 1 से। ठीक है, दो केस है, या तो i का मान ज्यादा होगा या फिर i का मान कम होगा। अगर i का मान 1 से ज्यादा होता है तो उस केस में होता है वियोजन। क्या होता है, वियोजन। ठीक है, और अगर i का मान 1 से कम है तब उस केस में होता है संगुणन। क्या होता है, संगुणन। ठीक है बच्चों, ठीक है, और i का मान अभी भी हमने निकाला था ना NaCl के लिए। देखो NaCl के लिए निकाला था, NaCl के लिए हमने क्या निकाला था, हमने देखा था कि NaCl टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, है ना। तो Na प्लस Cl माइनस एक कण थे, 2 था, तो टोटल कितना निकाला, 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई हमारी संगुणन और वियोजन की i के मान की। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर्मूला और है, यानी i की वैल्यू को हम अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो हम i की वैल्यू को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको भी बताई। ठीक है, यानी कि अनुपात में रख के कितनी प्रेक्षित और परिकलित मान है, एक वैसे निकाल सकते हैं पहला। दूसरा हमने वियोजन और संगुणन करके ऐसे निकाली। तीसरा और हम कैसे निकाल सकते हैं, आई का मान और निकालने का हमारा है, आई का मान हमें और निकालना है। तो दो चीजें होती है, मतलब कैसे कि कोई भी पदार्थ जब हम डाल रहे हैं तो उस केस में डालते ही तो उसका वियोजन शुरू नहीं होता ना, धीरे धीरे वियोजन होता, डालते तो पूरा नहीं घुस जाएगा। ठीक है, तो उस समय में जब हम रक्त मानते हैं t बराबर 0, यानी कोई टाइमिंग हमने सिर्फ डाला है, तो उस केस में उसका जो है कोई वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे सामने स्थापित होगा। ठीक है, तब उसके लिए मान हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम NaCl को ही ले लेते हैं, है ना, I का मान निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ ले लेती हूँ मैं NaCl। ठीक है, NaCl मेरा टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि I का मान हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पर t बराबर क्या है, 0, टाइमिंग 0, बस मैंने अभी डाला ही है, सामने स्थापित जाते तो नहीं घुलेगा, वियोजित नहीं होगा, तो इसका ये पूरा 1 है, पूरा 1 है ना, पूरा 1 मोल NaCl का लिया है। ठीक है, अब ये 1 मोल विभाजित हो रहा है, 1 मोल विभाजित हो रहा है। ठीक है, ये मान ले 0 0 इस तरह से विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके पहले ये तो क्या था, ये तो हमारी पहले की है अवस्था, ये कैसी है, पूर्व। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, ठीक है, यानी पहले मेरा ये 1 मोल था, इस 1 मोल में से ये वियोजित हो रहा है ऐसे 0 0, तो यहाँ पर मान लिया मैंने इसमें से अल्फा जो मोल है वो वियोजित हो गए, कितने, अल्फा। ठीक है, तो इसको रख देंगे इस तरह से 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ठीक है, हमने क्या लिखा है, संगुणन के बाद और फिर संगुणन से पूर्व, ये लिखना है। तो बाद में हमने देखा कि इसमें से अल्फा कण निकल गए, कितने कण निकले, अल्फा, क्या बनेंगे, अल्फा कण, अल्फा अल्फा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ये साम्य स्थापित हो रहा है।
जब मैंने NaCl डाला तो NaCl डालते ही तो वियोजित नहीं हुआ, NaCl का पूरा 1 मोल था मेरे पास में, ठीक है, और Na प्लस और Cl माइनस के मेरे पास 0 0 स्टार्ट नहीं हुआ, अभी मैंने डाला ही है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस 1 मोल में से अल्फा वियोजित हो गए। कितने वियोजित हो गए? अल्फा। भाई मैं कह रही हूँ यहाँ पर जैसे NaCl है ना, इस NaCl में से एक Na और एक Cl गया है, ठीक है, एक Na और एक Cl गया है ना, तो वही चीज है, एक में से कितने मोल यहाँ पे गए, तो जो मोल गए वो मैंने मान लिए यहाँ पर अल्फा, कि एक मोल में से अल्फा मोल निकल गए हैं, ठीक है। तो Na प्लस में के लिए भी कितने मोल आएंगे? अल्फा मोल। Cl के लिए भी कितनी आएंगे? अल्फा मोल, ठीक है। अब देखो, यानी कि इसमें से 1 मोल में से अल्फा मोल निकल गए, वियोजित हो गए, ठीक है। अब I का मान हम रखेंगे, I का मान रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब रखेंगे हम बच्चों किसका? I का मान, ठीक है। तो I बराबर मतलब क्या है? तो वियोजन के पश्चात मोल है ना, बटे में वियोजन के पूर्व मोल, ठीक है। तो वियोजन के पश्चात और वियोजन के पूर्व, वियोजन के पश्चात क्या है मेरे पास में? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। भाई कितने कण बचे हैं? 1 माइनस में से अल्फा जाएंगे, वही तो कण इसके पास होंगे, और यहाँ पर अल्फा आ गया है, तो टोटल हमारे पास में ये तीनों मिलाकर के टोटल कितने कण बच गए हैं वही होगा, है ना, कि वियोजन के बाद कितने कण हैं, ठीक है। बटे में क्योंकि कुल कणों की संख्या निकालेंगे हम, सिर्फ एक कण की नहीं है, कुल कणों की या कुल मोलों की संख्या की बात हो रही है। तो कितना इसमें से निकला? 1 माइनस अल्फा निकालेंगे तो पता चल जाएगा इसके पास कितना बचा, है ना, और यहाँ पर कितने ऐड हुए, कितने जुड़े, वो यहाँ पर आ जाएंगे टोटल अल्फा। अब वियोजन के पूर्व क्या है? 1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट गया, क्या बच जाएगा मेरे पास में? मान हो जाएगा बच्चों 1 प्लस अल्फा, क्या आ जाएगा? 1 प्लस अल्फा। अब पूरा वियोजन हो गया है, वियोजन कंप्लीट हो गया, वियोजन पूरा हो गया है, तब उस केस में अल्फा बराबर क्या आ जाएगा? 1, अल्फा बराबर 1, तो I बराबर 100% वियोजन हो गया, ठीक है, कैसा हो गया? 100% वियोजन हो गया। अल्फा बराबर 1 वैल्यू रख दूंगी, तो I का मान क्या हो जाएगा? I बराबर 1 प्लस 1 दैट इज 2, और यही आ रहा था देखो NaCl के लिए, यही आ रहा था NaCl के लिए 2। तो इस तरह से हम जो है वो मान I का जो मान है वो निकाल सकते हैं। दोबारा मैं आपको समझा देती हूँ, आराम से समझिए इसको। I का मान हम निकाल रहे हैं, I का मान निकालने के लिए हमने क्या देखा कि वियोजन होगा या संगुणन होगा, उसके लिए I का मान जो है वो 1 के बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। अब कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? एक तो मैंने बताया वियोजन या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या बटे में वियोजन या संगुणन के पूर्व कणों की या मोलों की संख्या का अनुपात रख करके, ठीक है। अब एक तो हमने निकाल लिया वैसे 1 प्लस 2, 1 मतलब कितने मान, जैसे ये था 1, तो यहाँ पे मैंने निकाला 1 प्लस 1 2, ये मान रखा और ये वैल्यू निकल गई। दूसरा तरीका क्या है कि NaCl जो है वियोजित हो रहा है, NaCl क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, ठीक है। तो NaCl जब वियोजित हो रहा है यहाँ पर, तो पहले जब स्टार्टिंग में हम डालते हैं NaCl को, तो डालते ही तो वियोजित नहीं होता है, NaCl जो है वो शुरू में 0 0, कुछ वियोजन नहीं हुआ यहाँ पे, कुछ समय के पश्चात साम्य स्थापित होता है, तो हमने ये माना कि इसमें से कुछ अल्फा कण निकल गए, तो जो अल्फा कण निकले हैं वही तो Na प्लस और Cl माइनस है। अल्फा कण क्या है हमारे? Na प्लस और Cl माइनस। भाई 1 में से मैं अल्फा निकाल रही हूँ, तो अल्फा मेरा क्या है? Na और Cl ही तो है, तो Na और Cl मेरे अल्फा कण यहाँ पर निकल गए। अब ये अल्फा कण यहाँ पर निकल गए, तब मैंने इसका मान वही वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या बटे में वियोजन के पूर्व मोलों की संख्या। तो वियोजन के पश्चात कितने कण बचे? वही तो, इसमें से कितने चले गए और कहाँ, यहाँ पर कितने कण आए? दो सबको मिलाऊंगी तभी तो टोटल कण आएंगे। तो ये टोटल मेरे पास मोल आ गए यहाँ पर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। जब मैंने देखा माइनस प्लस ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस अल्फा। अब 100% वियोजन हो गया, तब
अब I में यहाँ पर अल्फा का मान क्या हो जाता है मेरा 1, अल्फा क्या हो गया 1, ठीक है, पूरा वियोजन हो गया, पूरा वियोजन हो गया, अल्फा बराबर 1, तो 1 + 1 बराबर क्या हो गया टोटल 2, ठीक है। तो ये बात थी हमारे किस में, ये हमारा था वियोजन हो रहा है, ये I जो है यहाँ पर क्या हो रहा है ये वियोजन के लिए, ठीक है, ये हमने वियोजन। अब हम देख लेते हैं संगुणन के लिए भी इसको देख लेते हैं कि संगुणन के लिए अगर इसको निकालना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। चलिए तो बच्चों इसको हम एक एग्जाम्पल और है उससे समझ लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया यहाँ पर MgCl2, ठीक है, MgCl2 जब हमने इसको किया देखा तो ये किसमें वियोजित होगा, ये वियोजित होगा हमारा Mg + 2 + 2Cl- में, ठीक है। तो यहाँ पर T बराबर अगर हम 0 देखें, यानी कि हमने अभी डाला है वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ, तो 1 मोल है इसका, तो इसके कितने होंगे 0 0, यानी अभी वियोजन शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया यहाँ पर जब साम्य स्थापित हुआ, साम्य में, ठीक है, तो साम्य स्थापित होने लगा तो वियोजन शुरू हुआ। अब वियोजन शुरू होने पर हमने यही माना कि इसमें से कितने कण गए, इसमें से अल्फा कण गए, यानी 1 - अल्फा। कितने कण गए MgCl2 में से, Mg + 2 या Cl- जो वियोजित हुआ है वो कितना वियोजित हुआ है 1 - अल्फा, ठीक है। अब कितने कण बन रहे हैं इसके, अल्फा, और इसके कितने हैं 2 अल्फा, ठीक है भाई। जितने भी कण वियोजित हो रहे हैं हम उसको अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। 1 मोल हमने पूरा लिया तो हमने कहा इसमें से अल्फा मोल वियोजित हो गए, अल्फा मोल वियोजित हुए, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में 2Cl- तो ये 2 अल्फा हो जाएगा ना, है ना। अब देखो यानी अल्फा के इतने कण इसमें आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर I बराबर रखेंगे, I बराबर वियोजन के पश्चात कितना आ रहा है, वियोजन के पश्चात 1 - अल्फा + अल्फा + 2 अल्फा बटे में 1 + 0 + 0, ठीक है। सेम वही कट हो गया, क्या मिले मेरे पास में I का मान 1 + 2 अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा बराबर 1, क्योंकि क्या हो गया 100% वियोजन, अब 100% वियोजन हो गया, ठीक है। अब उस केस में अल्फा क्या हो गया 1, तो I बराबर क्या हो जाएगा 1 + 2 1 = I की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 3 आ गई कि नहीं आई है, ठीक है। I की वैल्यू कितनी आ गई इसके लिए 3, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा I का मान हो गया जब वियोजन। तो अब हम बच्चों एग्जाम्पल ले लेते हैं किसका, हम एग्जाम्पल लेते हैं एक संगुणन का। हमने वियोजन देख लिया अब तक, अब हम देखेंगे संगुणन, ठीक है। अब संगुणन में देखिए क्या होगा, संगुणन की जब हम बात करते हैं हमने एक एग्जाम्पल लिया है जो आपकी बुक में भी है, दैट इज CH3COOH, ठीक है। जब इसका संगुणन हुआ, ठीक है, इसके 2 मोल थे, संगुणन होने पर ये मुझे मिला है 1 CH3COOH, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें I का मान निकालना है संगुणन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं मान रही हूँ कि T बराबर जब 0 था तो ये मेरा क्या था 1 मोल, है ना, जब मैंने इसको डाला ही है। अब यहाँ पर अभी इसका संगुणन नहीं हो तो कितना होगा 0, ठीक है। अब जैसे जैसे साम्य स्थापित होगा घुलता जाएगा ये, तो क्या होगा यहाँ पर 1 में से कितने कण जाए, अल्फा कण, यही कर रहे थे हम अल्फा। अब आप कहोगे मैम वहां तो निकल रहा था, यहाँ तो ये जुड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, वहां पर अल्फा हमारा निकल रहा था, वियोजित हो रहा था, यहाँ पर अल्फा कण जुड़ रहे हैं, यहाँ निकलेंगे तो इसमें से अल्फा ही, और आप वहां पे जुड़ेंगे अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से निकल करके वहां जुड़ रहे हैं, बट कितना, देखो यहाँ 2 था 1 बन गया, 2 का क्या बन गया 1, यानी कि 1 कण बना, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसके जितने, यानी कि अगर यहाँ पर CH3COH के 4 कण होंगे तो कितने बनेंगे वहां पर 2, है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कितने अल्फा कण यहाँ भी जुड़ रहे हैं, इसमें से निकल रहे हैं 1 - अल्फा, अल्फा कण निकल गए। अब यहाँ पे जो जाके जुड़ेंगे बच्चों वो होंगे हमारे अल्फा/2, ठीक है। यानी कि पूरे के पूरे यहाँ पर इसके कितने कण अल्फा/2, ठीक है।
1 माइनस अल्फा यानी कि इसमें से अल्फा कण निकल गए। अब यही अल्फा कण जाके वियोजित हुए, कितने वियोजित हुए? 1/2 में, यानी कि बाय 2 में। समझ में आ गया? इस तरह से। अब देखो, अब हम इसको मान रख देंगे i बराबर मान रख दिया। i बराबर हमने लिखा वियोजन के पश्चात कितना है हमारा? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस 0, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा i का मान आएगा, इसको सॉल्व करने के 1 माइनस हाफ, दैट इज i बराबर कितना हो गया? हाफ। यही आ रहा था हमारा, समझ गए? दोबारा मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ और इसको समझा देती हूँ। हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं जो हमने देखा कि जो हमारा फॉर्मूले से कैलकुलेटेड मान था, ठीक है, पहली बार, और जो हमने प्रैक्टिकली किया मान, दोनों में क्या था? डिफरेंस था, अंतर था। उसे ही हमने बोला कि इस तरह से जो गलत अलग मान आ रहा है, परिकलित मान आ रहा है ना, वो कुछ अलग है और हमने जो कैलकुलेट किया वो मान अलग है। तो परिकलित किया उसको हमने कहा कि ये असामान्य मोलर द्रव्यमान है। अब इसको कैसे सेट किया जाए? इसको हमने सेट किया वॉन्ट ऑफ गुणांक से, ठीक है। वॉन्ट ऑफ गुणांक में हमने देखा कि आई का जो भी मान है उस मान को, यानी उस आई को हमने मल्टीप्लाई कर दिया चारों अणु संख्यक गुणों से, जो भी हमने अणु संख्यक गुण निकाले, ठीक है। इन अणु संख्यक गुणों के साथ जब हमने गुणा किया तो हमारे पास में एक परफेक्ट वैल्यू, एक पूरा मान निकल करके आ गया जो कि सही था। अब देखो, अब इस आई का या वॉन्ट ऑफ गुणांक का मान कैसे निकाला जाए? इसका मान निकाला गया संयोजन तथा वियोजन के पूर्व कणों की संख्या बटे में संयोजन और वियोजन के पश्चात कणों की संख्या बटे में संयोजन और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, यानी कि आई बराबर यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, आई बराबर क्या है यहाँ पे? संगुणन व वियोजन के पश्चात कणों की संख्या या मूल, ठीक है, संख्या बटे में, यहां पर क्या आ गया? बटे में संगुणन और वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, पूर्व कणों की या मूलों की संख्या, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इस आई को हमने अलग अलग तरीके से निकाला, कैसे निकाला वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीका हमने ये भी देखा कि आई का मान अगर 1 है तो इसका मतलब ना वहां संगुणन है ना वियोजन है। आई का मान अगर 1 से ज्यादा है तब उस केस में वियोजन हो रहा है, और कम है तब उस केस में संगुणन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है ज्यादा, इसका मतलब वियोजन हो रहा है। यहाँ पे कम आ रहा है 1 से हाफ, इसका मतलब यहाँ पे संगुणन हो रहा है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से। अब इसमें मान रखने के लिए हमने अगर डायरेक्ट आ जाता है तो ठीक है, दूसरी चीज हमने अल्फा करके भी हम इसको समझ सकते हैं कि हमने अल्फा कण मान, यानी 1 मोल थे, 1 मोल में से हमने कहा अल्फा कण गए या अल्फा कण जुड़े, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मान रख करके आई का मान निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी हमारे आज के लेक्चर की, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने पढ़ा है एबनॉर्मल मोलर मास, मतलब असामान्य आणविक द्रव्यमान, ठीक है। यानी कि हमने क्या समझा और क्या पढ़ा, एक छोटा सा मैं आपको कह सकती हूँ रिवीजन करवा देती हूँ, या एक थोड़ा सा आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी ये सारी चीजें। क्या कि हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हमारे पास में यहाँ पर जब हम देख रहे हैं गुणों की बात कर रहे हैं, कौन से गुणों की? अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है। अणु संख्यक गुणधर्म में हमने 4 तरह के गुण पढ़े। कौन कौन से गुण पढ़े? हमने पढ़ा क्वथनांक में उन्नयन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन तथा परासरण दाब, ठीक है। इन चारों के लिए हमने क्या किया? इन चारों के लिए हमने अलग अलग जो है वो फॉर्मूले निकाले, सूत्र निकाले, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब इन सब मानों को
कैलकुलेट किया गया, इनकी गणना की गई और उसके बाद में जो मान प्रैक्टिकली निकाले गए उनमें क्या था, डिफरेंस था, अलग अलग थे, है ना। तो इस तरह से जो मान अलग आ रहा था सूत्र के लिए, है ना, वही हमने क्या कहा, असामान्य मोलर मास। अब इसको कैसे बैलेंस किया गया, इसको बैलेंस करने के लिए हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा वॉन हॉफ गुणांक के बारे में, ठीक है। वॉन हॉफ गुणांक हमें क्या बताता है, वॉन हॉफ गुणांक हमें ये बताता है कि आपने जो भी विलयन लिया है उसमें, उस विलयन में आप जो भी आयन डाल रहे हैं उन आयनों का, यानी कि NaCl है या CH3COH है, जो भी आप मिला रहे हैं उसका वियोजन हो रहा है या संगुणन, यही हमने देखा, है ना। तो उसने कहा कि अगर वियोजन या संगुणन होता है तब उस केस में अणुओं की संख्या, है ना, वो क्या हो जाती है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। और उसी के आधार पर वॉन हॉफ गुणांक का जो सूत्र हमने निकाला वो क्या था, यानी कि I का मान हमने क्या रखा था, वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या या मूलों की संख्या बटे में वियोजन या संगुणन के पहले वाले कणों की संख्या, इनका अनुपात हमने रखा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने इस I के मान को, इस वॉन हॉफ गुणांक के मान को उन सभी सूत्रों में रख दिया जो हमने अणु संख्या गुणधर्म के लिए निकाले थे, यानी कि जो चारों गुणधर्म हमने पढ़े उन चारों के लिए हमने जो भी सूत्र निकाला उन सभी को हमने किससे मल्टीप्लाई किया, उसको हमने गुणा कर दिया है वॉन हॉफ गुणांक से। अब ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारे पास में एक बिल्कुल सही निश्चित जो मान आना चाहिए वो आ गया, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा था प्रेक्षित और परिकलित मानों में, जो अंतर आ रहा था, यानी हम समझ नहीं पा रहे थे, वो समस्या हमारी किसने हल की, वॉन हॉफ गुणांक ने, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें थी आज के हमारे चैप्टर की और इसी के साथ आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट रहना चाहिए, क्योंकि मैंने सारी चीजें जो भी आती हैं आपके चैप्टर में ऑलमोस्ट आपको सब क्लियर कर दी है और समझा दी है। फिर भी आपको लगता है ऐसा कुछ, तो आप उसके लिए डाउनलोड कीजिए मोशन लर्निंग ऐप, ठीक है। और मोशन लर्निंग ऐप पर आपको इसकी DPP सभी तरह के जो भी मैंने पढ़ाया है सारा मटेरियल आपको वहां अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी आज की बातें, यानी आज के हमारे चैप्टर जो हमने पढ़ा। अब हम शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में हमारे अगले चैप्टर के साथ, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया मेरे साथ में, और बने रहिए मेरे साथ और मोशन के साथ में, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।